हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में और हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। और इसमें इस बुक में 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का बुक है और इसमें एक एक करके देख रहे थे। इसमें 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये वीडियो चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वीडियो एग्जाम में और उसी से संबंधित ये पूरा प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का है कंप्लीट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं। इसके पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से इसका जो है वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसको देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यही संबंधित ये जो 30 प्रैक्टिस सेट है जीएस का वो कंप्लीट हो चुका है ज्ञान मुद्रा का। तो उसका आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, वीडियो के एग्जाम्स के लिए। और यूथ पब्लिकेशन का घटना चक्र का जो टू सीरीज आया था वीडियो एग्जाम्स के लिए वो भी हो चुका है हिंदी और जीएस का। तो चैनल पे जाए, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से लेकर चौथे क्वेश्चन तक गद्यांश को पढ़ कर देना है और गद्यांश को पढ़िएगा आप लोग। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन है, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है। तो इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ये जो होता है ये धर्म के आचरण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर सत्य किसे कहा गया है। कठोर सत्य की अगर हम बात करें तो ये गद्यांश के अनुसार भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य कहा गया है। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम डैश, यदि हम क्या करें। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। और इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर यही निकल के आएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, ये जो है निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए जो है बताया गया है, ये आवश्यक है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा इस गद्यांश के अनुसार। अब गद्यांश के क्वेश्चन खत्म हुए, अब उस तरीके से टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर क्या है। कौन सा संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर की अगर हम बात करें तो इसमें से आंसर क्या होगा। आंसर जो होगा वो आपका बी पार्ट हो जाएगा। और जो है ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, संयुक्त स्वर 5 हैं, एक है ए, एक है ए, एक है आई, एक है ओ और एक है औ और एक है री। ठीक है, इस तरीके से 5 स्वर, ये 5 जो वर्ण है ये क्या है, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक जो है जो स्वर, जो वर्ण दो स्वर के मिलने से बनता है उन्हें जो है संयुक्त स्वर कहते हैं। अब इसमें अ जो है ये किससे किससे मिलकर बना है, तो ये छोटा आ प्लस ओ से मिलकर बना है। तो इस तरीके से अ हुआ है, तो ये जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है। इनमें से अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा है। अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो देखिए 4 अंतस्थ व्यंजन है टोटल। तो इसमें से कौन कौन से अगर देखा जाए तो ऑप्शन में, तो इसमें से जो ला है यानी कि सी पार्ट है ये सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो 3 और कौन कौन से हैं, तो एक है या, एक है रा, एक है ला, एक है वा। ये चारों जो हैं, ये 4 जो हैं क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे चारों जो है याद रखिएगा, या रा लावा जो ये चारों हैं यही अंतस्थ व्यंजन है पूरे वर्णमाला में। ठीक है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो इसका जो अगर परिभाषा की बात करते हैं तो अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है या फिर जिन्हें बहुत कम समय में बोला जाता है महाप्राण व्यंजन की अपेक्षा। अब इसमें कौन कौन से वर्ग आएंगे, तो इसमें देखिए का वर्ग का पहला, का वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर है वो जो है क्या आएगा, वो अल्प प्राण व्यंजन क्या आएगा। और इसी तरीके से चा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और इसी तरीके से टा वर्ग का, इसी तरीके से ता वर्ग का, इसी तरीके से पा वर्ग का, ये सारे क्या पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर जो होंगे वो क्या आएंगे, जो है अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत। अब पहला देखते हैं का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं, तो का है, खा है, गा है, घा है, काखा गा अंगा है, ये हो गया का वर्ग। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चा वर्ग देखते हैं तो चा छ जा झ यहाँ आ जाता है, फिर टा वर्ग टा ठा डा ढा ना, फिर ता वर्ग ता था दा धा ना,
ठीक है। टा ठा डा अड़ा ता था धा ना पा फा भ फा मा। तो इस तरीके से इसके वर्ग होगा। अब इसमें पहला अक्षर अगर हम देखें तो पहला अक्षर कौन सा आ जाएगा, पहला अक्षर का हो जाएगा। इसके बाद तीसरा अक्षर कहा गया है तो तीसरा अक्षर इसमें गा है। फिर इसके बाद पांचवा अक्षर कहा गया तो पांचवा अक्षर कौन हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। तो क गा अंगा ये हो गया अल्प प्राण, और घा और खा ये दोनों हो गए क्या क्या, महाप्राण। तो इस तरीके से इसमें हर ऐसे ही व्यंजन हर वर्ग में से इस तरीके से अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन निकालते हैं। तो ऑप्शन अब देखते हैं तो खा दिया गया है, था है, फा है और चा है। तो अगर हम देखते हैं चा वर्ग में पहला यानी कि चा ही आएगा, तो चा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, जो कि अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से घोष अथवा सघोष वर्ण कौन सा है। अब घोष और सघोष की बात करें तो हर नियमित वर्ग में पहला दो वर्ण जो होता है वो अघोष होता है, और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष अथवा घोष के अंतर्गत आता है। तो अघोष व्यंजन कौन कौन सा हो जाएगा, तो अघोष व्यंजन का और खा हो जाएगा। पहला वर्ण यानी कि पहला दो वर्ण जो होता है वो क्या होगा, अघोष होगा। ठीक है। का खा हो जाएगा, चा और छा हो जाएगा। ठीक है। ता था हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद टा ठा हो जाएगा, फिर है पा और फा हो जाएगा। इतने अक्षर जो हैं क्या हैं, आघोष हैं, आघोष। अब पूछा क्या गया है, घोष अथवा सघोष। तो बाकी के जो अक्षर इसके लास्ट के बचेंगे तीसरा चौथा और पांचवा वो सब सघोष में आएंगे। सघोष में आता है अक्षर गा घा। ठीक है। इसके बाद आता है जा झा, फिर है दा धा, और इसके बाद आता है दा धा के बाद अंगा और ढा ढाड़ा ढा ढा। ठीक है। इसके बाद आता है बा और भा। तो ये सब आते हैं सघोष के अंतर्गत। अब इसमें देखिए बा अक्षर जो आया है ये सघोष में हो जाएगा, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पा फा बा भा मा कौन से व्यंजन होते हैं। तो पा फा बा भा मा ये होते हैं, ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, आंसर बी पार्ट इसका राइट है। निम्न में से योग ऋण शब्द कौन सा है। तो योग ऋण की बात करेंगे तो इसमें पादप शब्द जो दिया गया है ये योग ऋण के अंतर्गत आता है, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। महोर्म का संधि विच्छेद बताना है, तो महोर्म का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। महा प्लस ऊर्मी इसका जो होता है संधि विच्छेद होता है। ठीक है। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। नेत्रहीन जो होता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, आंसर सी डी पार्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अपमान में उपसर्ग कौन सा लगा है। अपमान में उपसर्ग जो है अप उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। रंगीला शब्द में अगर देखें तो इला शब्द का प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ठीक है। चूँकि इला प्रत्यय जो होता है यानी कि प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय शब्द वो कहाँ से लगते हैं, वो मूल जो शब्द होते हैं उसके लास्ट में लगता है, और उपसर्ग जो होता है ये मूल शब्द के पहले लगता है। तो रंगीला में कौन सा प्रत्यय लगा, तो इला लगा है। ठीक है। रंग प्लस इला रंगीला, रंग प्लस ईला रंगीला। तो यहाँ पे ईला जो शब्द हो गया ये प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें से तत्सम शब्द की अगर बात करेंगे तो आलस्य जो दिया गया है ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव इसमें देखा जाए तो कपूर जो होता है ये तद्भव के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। इसमें से तो कूड़ा सर्प जो है ये देशज के अंतर्गत आता है, ये देशज शब्द होता है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी, अगले प्रश्न में बताना है। तो विदेशी शब्द की बात करें तो इसमें ए पार्ट जो दिया गया है वकील, ये विदेशी शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। इसमें से अगर संज्ञा शब्द की बात करें तो पहाड़ जो है ये संज्ञा है, बाकी ये है जीना पुराना ये सब क्या है, संज्ञा शब्द नहीं आता। ठीक है। तो पहाड़ इसमें क्या हो जाएगा, पुराना जो है संज्ञा शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्न में से सर्वनाम शब्द क्या है। सर्वनाम की अगर हम बात करें इसमें से तो देखिए मैं शब्द जो होता है ये सर्वनाम होता है। ठीक है। मैं, हम, तुम, आप ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषण, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसमें विशेषण पूछा गया है तो विशेषण हो जाएगा विद्वान। ठीक है। विद्वान क्या है, विशेषण शब्द है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। विशेषण शब्द क्या है, विद्वान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, क्या प्रेरणार्थक क्रिया है इसमें से ये बताना है। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो सुनाना जो होता है ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अव्यय क्या है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो थोड़ा शब्द जो दिया गया है लिखा है ये अव्यय के अंतर्गत आता है, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अतिथि का पर्यायवाची बताना, अतिथि का पर्यायवाची बताना, अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है। तो अतिथि के पर्यायवाची की बात करेंगे तो आगंतुक हो जाएगा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो पाहुना होता है। ठीक है। और इसका अन्य पर्यायवाची मेहमान होता है, अभ्यागत है। इसके बाद इसमें एक और है आगत।
ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अतिथि के पर्यायवाची हैं। जागृत का विलोम बताना है, जागृत का विलोम इसमें से क्या होगा, तो सुषुप्त जो होगा ये जागृत का विलोम हो जाएगा। ठीक है, जो दान पर चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो दान पर चलता है उसके लिए दान वृत्ति कहते हैं। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। द्वीप और द्वीप शब्द का सही अर्थ बताना है, किस में लिखा हुआ है, तो इस द्वीप का अर्थ होता है हाथी और इस द्वीप का अर्थ होता है टापू, दूसरे वाले। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मूक का अनेकार्थक शब्द इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, मूक शब्द का, तो मूक का अनेकार्थक की बात करें तो गूंगा होता है। ठीक है, चुप भी होता है, लेकिन और शांत भी कह सकते हैं होता है। विवश जो होता है ये मूक का अनेकार्थक नहीं होता। तो आंसर इसमें आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा, विवश। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है इसमें से, तो इसमें से अगर देखें तो अत्यधिक की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सारे की गलत है। आधीन नहीं होता, ये अधीन होता है। ठीक है, आधीन नहीं होता, ये अधीन होता है। व्यवहारिक में जो है या बड़ा होता है, जो कि यहाँ पे छोटा आ दिया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सही इस तरीके से कुछ लिखा जाता है। मिष्ठान न होके मिष्टान होता है, ठा की जगह पे टा होता है और इस तरीके से ये लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अशुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से कौन सा है शब्द है इसमें से। अशुद्ध की बात करेंगे तो देखिए वाग्मय सही लिखा हुआ, उत्कर्ष भी सही है, वैमनस्य भी सही है। मिथिलेश कुमारी गलत लिखा हुआ है। मिथिलेश कुमारी में था पे छोटी ई का मात्रा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर कौन होता है, इसमें से कौन है। कर्ता कारक का परसर क्या होता है, कर्ता कारक का न्य होता है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। कर्ता कारक का न्य परसर होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए और पदान से लिए, ठीक है, पदान से अलग होने की अर्थ में, तो इस तरीके से ये होता है। इसको आप एक रट लीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, इसमें से क्या जो शब्द है वो पुल्लिंग है। तो पहिया की अगर हम बात करें तो ये पुल्लिंग होता है, बाकी लिखावट, मझधार, पखावज ये सब पुल्लिंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। इसमें से अगर देखें तो रचना शब्द जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है, बाकी सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है इसमें से, तो इसमें से अगर हम देखें तो प्रत्येक जो का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक है, प्रत्येक का प्रयोग क्या होता है, सदैव एक वचन में होता है। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचान, इसकी कौन से काल में लिखा हुआ, बच्चा गया इस वाक्य में कौन सा काल है, तो इसमें अगर हम देखें तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाची का उदाहरण है। भाववाची की अगर हम बात करें तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता, ये क्या है, ये भाववाची का उदाहरण है। ठीक है, भाववाची का उदाहरण है। मैंने पुस्तक पढ़ी, ये कृतवाची का उदाहरण है। पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाची का उदाहरण है। ठीक है, आम खाया जाता है, भी कर्मवाची का उदाहरण है। लेकिन धूप में चला नहीं जाता, ये क्या है, ये भाववाची का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य किसका उदाहरण है, तो ये जो है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से अगर हम देखें तो बी पार्ट हो जाएगा। अनुभूति जो बी पार्ट में लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह बताने इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो सी पार्ट में जो चिन्ह लगा हुआ वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, आँख का पानी ढलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है निर्लज होना। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा की अगर हम बात करें तो आस्तीन का सांप, इसको कपटी मित्र कहा जाता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, ये इसका अर्थ हो जाता है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए एक लोकोक्ति है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये होगा ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा लोकोक्ति, ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र क्या है। साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र जो है काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद, कथा साहित्य का अनुवाद, तीनों होता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगमेशन के लिए सटीक सही हिंदी अनुवाद क्या है। अमलगमेशन की अगर हम बात करें तो समामेलन इसका सटीक सही हिंदी अनुवाद हो जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। तो चंद बरदाई जो है ये पृथ्वीराज रासो के जो है रचयिता हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रीतकाल का कवि कौन नहीं है इनमें से। रीतकाल के कवियों में अगर हम देखें तो इसमें नागार्जुन जो है ये नहीं है, बाकी इसमें आलम, बोधा, ठाकुर ये सब रीतकाल कब के जो है कवि हैं, ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आंसर ये पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर, यह रचना कृति किसकी है, माने किसके द्वारा लिखा गया हरी घास पर क्षण भर। तो ये रचना कृति जो है अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञेय करके इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने हरी घास पर क्षण भर ये रचना कृति की है इन्होंने। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया, देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।